ये 100 रुपये का नोट देख रहे हैं आप, अगर आप रोज़ का इतना भी बचा लेते हैं ना, तो आपके बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा है वो कुछ हद तक निपट सकता है। आपके रिटायरमेंट के टाइम पे 5 से 6 लाख रुपए आपके अकाउंट में भी हो सकते हैं। प्लस आपके रिटायरमेंट के बाद पूरे जीवन भर के लिए आपको हर महीने 6 से 7 हज़ार रुपये का मंथली पेंशन भी मिल सकता है। और जब तक आप कमा रहे हैं, जब तक आपका परिवार आपके ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर है, अगर उस दौरान में आपकी कभी भी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को 10 लाख रुपये के लगभग का एक इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा है वो भी मिल सकता है। तो ये सब कुछ हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये की वजह से। तो कैसे होगा ये सब कुछ, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो 100 रुपये आप रोज़ का बचाएंगे, यानी कि महीने का जो 3000 रुपये के लगभग आप बचाएंगे, तो उन पैसों को आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। तो देखिए, जो पैसे आप बचाएंगे ना रोज़, तो उन पैसों को ना आपको 4 जगहों पे इन्वेस्ट करना है। पहला हो गया आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ, दूसरा हो गया आपका म्यूचुअल फंड, तीसरा हो गया आपका एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे कई लोग न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं, और चौथा और आखिरी हो गया आपका सरल जीवन बीमा पॉलिसी। तो टोटल इन 4 जगहों पे आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि भाई देखिए, अभी इस वीडियो में ना बहुत सारी कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है। तो आप ना पहले सारी कैलकुलेशन अच्छे से देख लेना, समझ लेना, पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। ऐसा ना हो कि आपने बस आधी अधूरी वीडियो देखी और फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ से कुछ लिखने लग गए, तो फिर क्या होता है कि मेरे लिए भी रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो आप पहले पूरा देख लेना, अच्छे से समझ लेना, उसके बाद जो भी आपको सही गलत लगता है, जो भी डाउट्स आपके मन में आते हैं, वो सब आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, एक बात और कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके रख लेना, और जो नोटिफिकेशन वाला बेल होता है ना सब्सक्राइब करते टाइम, तो उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए, ठीक है। इतना सारा काम कर दिया आपने। चलिए अब ज़रा आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पे। तो देखिए, सबसे पहले एक काम करते हैं कि ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, म्यूचुअल फंड है और एनपीएस है ना, तो पहले ज़रा इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना ये जो सरल जीवन बीमा पॉलिसी बचेगी, तो उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप जो महीने का 3000 रुपये बचाएंगे, यानी कि रोज़ का जो 100 रुपये आप बचाएंगे, तो उसको ना आपको इन तीनों में बराबर बराबर इन्वेस्ट कर देना है। यानी कि 1000 रुपये आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, 1000 रुपये आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम में, और 1000 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे हर महीने इस एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर में, ठीक है। ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है और ये जो म्यूचुअल फंड है, इसमें आपको 15 सालों तक इन्वेस्ट करना है, और ये जो एनपीएस है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसमें आपको टोटल 30 सालों तक के लिए इन्वेस्ट करना है। अभी जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इसमें आपको इस वक्त जो है ना वो 7.1% का ब्याज मिल रहा है। हालांकि ये फिक्स नहीं रहेगा 15 सालों तक, हर 3 महीने में ये बदल सकता है, लेकिन अभी हम मान के यही चलेंगे कि आपको 15 सालों तक 7.1% का जो इंटरेस्ट रेट है वही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद ये क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में आपको 15 सालों तक हम मान के चलेंगे कि अभी 11% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है, एक एवरेज इंटरेस्ट रेट। किसी साल हो सकता है कि 20-30% का भी मिल जाए, किसी साल हो सकता है कि रिटर्न माइनस में भी चले जाए, किसी साल हो सकता है कि 7-8% भी मिले। तो एक एवरेज रिटर्न जो हम मान के चल रहे हैं ना, वो मान के चल रहे हैं कि 11% के आसपास का। अच्छा, म्यूचुअल फंड तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, आप जानते ही हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप म्यूचुअल फंड बोलेंगे तो उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। कई सारे टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, तो आपके मन में ये भी आएगा कि भाई किस में इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, आपको मैं ये कहूँगा कि अगर आप जानते हैं अच्छे से, तो आपको जिसमें भी ठीक लगता है आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आप नहीं जानते, तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूँ, तो मैं आपको डायरेक्टली तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकता, बट अगर मेरे को करना होता एक ठीक ठाक सा, तो मैं जो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते हैं ना, उसमें अपना पैसा डाल देता, बिकॉज उसमें रिस्क का लेवल भी मॉडरेट रहता है, और साथ ही साथ जो क्या कहते हैं उसको, जो रिटर्न्स है वो भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। स्मॉल कैप बहुत रिस्की होते हैं, लार्ज कैप रिस्की नहीं होते ज़्यादा, बट उसके अंदर हम कह सकते हैं कि उतने रिटर्न्स भी हमको नहीं मिलते, बट जो लार्ज एंड मिड कैप होता है इसमें ठीक ठाक मिल जाता है। एक वीडियो भी चैनल पे अपलोड हो रखी है इसको लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को लेकर के, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीपीएफ का भी मिल जाएगा, थोड़ी पुरानी वीडियो है, नई वीडियो कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगी, बट उस वीडियो में भी आपको पीपीएफ के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो पीपीएफ और ये म्यूचुअल फंड के दोनों वीडियोज़ अपलोड हो रखी है चैनल पर, तो आप उनको देख सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में हम कितना एज्यूम करके चल रहे हैं, 11% का, और पीपीएफ में हम कितना एज्यूम करके चल रहे थे अभी, 7
7.1% का। अब बात करते हैं जरा एनपीएस की। एनपीएस में हम एज्यूम करके चलेंगे कि 30 साल का जो एवरेज रिटर्न बनेगा वो बनेगा कुछ 10% के आसपास का, ठीक है। और इतना मिल जाता है एनपीएस में, हम इतना मान सकते हैं। कई सारे लोग वो बोलने लग जाते हैं कि यार इतना नहीं मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, बट मिल जाता है। 9 से 10% का आराम से आप कमा सकते हैं। तो हम 10% का मान के चल रहे हैं अभी, ठीक है। एनपीएस के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पे एक काफ़ी डिटेल वीडियो है, बहुत लंबी वीडियो, में आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो तीनों स्कीम्स हैं, पीपीएफ में हम कितना मान के चल रहे हैं 7.1%, उसके बाद ये म्यूचुअल फंड में मान के चल रहे हैं 11% का रिटर्न, और एनपीएस में हम मान के चल रहे हैं 10% का रिटर्न। और तीनों में आपको हर महीने कितना कितना इन्वेस्ट करना है, 1000 रुपये। पीपीएफ और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे 15 सालों के लिए, और एनपीएस में आपको इन्वेस्ट करना है 30 सालों के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जब आप इसमें 15 सालों तक हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और 7.1% का आपको एक एवरेज रिटर्न मिलेगा इसमें, तो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे जो टोटल रकम मिलेगी वो रकम होगी कुछ 3,95,568 रुपीज़ के लगभग की, ठीक है। यानी कि 4 लाख रुपए के आसपास आप मान के चल सकते हैं। फिर इसके बाद इसी तरीके से आप जब म्यूचुअल फंड में 15 सालों तक हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 11% के एक एवरेज रिटर्न के हिसाब से आपको मैच्योरिटी के टाइम पे जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट होगा कुछ 4,37,464 रुपीज़ के लगभग का, मतलब कि 4.25 लाख के आसपास आप मान के चल सकते हैं इसको, ठीक है। फिर इसी तरीके से एनपीएस में जब आप 1000 रुपये महीना पूरे 30 सालों तक लगातार हर महीने इन्वेस्ट करते रहेंगे तो 10% के एक एवरेज रिटर्न के हिसाब से आपको मैच्योरिटी के टाइम पे कुछ 20,80,000 रुपये के लगभग की जो एक रकम है वो मिल जाएगी। तो इन तीनों स्कीमों में अगर आप हर महीने 1000 रुपये के लगभग इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे कितने कितने पैसे मिल सकते हैं, इसका थोड़ा बहुत आइडिया अब आपको लग गया होगा। अब ना इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझिए कि ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है और ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, अगर आप इसमें जो आप इन्वेस्ट करेंगे तो 15 सालों के बाद इन दोनों से मिला करके आपको कुछ 7 से लेकर के 8 लाख रुपए के बीच में जो एक रकम है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम मान लें कि आपकी उम्र अभी 30 से लेकर 35 साल के बीच में है, तो जब ये दोनों स्कीमें मैच्योर होंगी, मतलब देखिए म्यूचुअल फंड का कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, वो आप जब भी चाहें तब भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसका। यहाँ पर तो बस मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 साल तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। अब कैसे इन्वेस्ट करना है वो आप देख लीजिए कि आप अगर बीच में तोड़वा के फिर दोबारा इन्वेस्ट करना है, वो जैसे भी आपको कॉम्बिनेशन बनाना है वो आप बना लीजिए अपने हिसाब से। बस 15 सालों तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपकी उम्र मान लो 30 से 35 साल के बीच में है तो लगभग आपको जब ये स्कीमें मैच्योर होंगी तो आपकी उम्र होगी कुछ 45 से 50 के बीच में। तो ये वो उम्र होती है जब आपके बच्चे या तो 11-12 का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या 12th शायद क्लियर होने वाली होगी या क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो उस टाइम पे जनरली एक अच्छी खासी जो रकम है ना वो हमें खर्च करनी पड़ती है, सबको खर्च करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए स्कूल का तो आप जैसे तैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लीजिए, नहीं है तो आप गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा लीजिए। लेकिन 12th के बाद जब कोई प्रोफेशनल कोर्स करने का टाइम आता है तो उस टाइम पे लाखों रुपए खर्च होते ही होते हैं, ठीक है। आप कितना भी सस्ता कोर्स चुनेंगे तो भी उसमें आप मान के चलिए कि लाख से ऊपर का जो खर्चा है वो आएगा ही आएगा। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसे की, है ना। तो उस टाइम पे ये जो आपको 7 से 8 लाख मिलेंगे ना तो वो काफ़ी आराम से आप उसमें मैनेज कर लेंगे। मान लो थोड़ा बहुत लाख 2 लाख ज़्यादा भी लग जाता है, 10-12 लाख का बजट भी होता है, तो भी आपके पास 7 से 8 लाख तो पड़े ही होंगे। तो आपके बच्चे का जो हम कह सकते हैं जो जीवन का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पड़ाव होगा उसके करियर का, तो उस टाइम पे ये पैसे काम आ जाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा था कि आपके बच्चे का स्टार्टिंग में कि पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है वो कुछ हद तक मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये काम आ गया। मान लो आपने उस टाइम तक सारे पैसे जमा करके रख लिए, ठीक है, आपको इस मतलब ज़रूरत नहीं है, आप कहेंगे कि नहीं भैया हमारे पास था उतना पैसा हमने दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन पैसों का जो इस्तेमाल है आपका ये कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने में कर सकते हैं या कोई और एसेट परचेज़ करने में कर सकते हैं। मान लो 7-8 लाख है, उसमें थोड़े और मिला दिए, डाउन पेमेंट हो गई उसकी। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें करी जा सकती है ना इससे। तो एक तो ये हो गया इसमें। अच्छा, अब होगा ये कि आप पहले 15 साल का तो हिसाब किताब क्लियर हो गया आपको। फिर अब बात करते जाए इस एनपीएस की। तो देखिए अगर आप 30-35 साल के हैं अभी, तो जब आप कम से कम 60-65 साल तक काम करेंगे, तो जब आप रिटायर हो जाएंगे तभी हम मान के चल रहे हैं कि अगर एक 30 साल का आदमी है, 30 साल तक उसने इन्वेस्ट किया और 60 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे 20 लाख का कॉर्पस बन गया एक इस एनपीएस के अंदर में। अब इस 20 लाख रुपए में से
आप मान के चलो आप 15 लाख रुपए का आपने एक पेंशन प्लान खरीद लिया, ठीक है, इस 20,80,000 में से, और बाकी के जो 5,80,000 हो गए वो आपने अपने बैंक अकाउंट में रख लिया इमरजेंसी वगैरह के लिए। तो वो जो 15 लाख रुपए का पेंशन प्लान खरीदेंगे ना, तो उसमें अगर मैं आज के डेट के हिसाब से देखूँ तो आप आराम से 7-8 हज़ार रुपये का एक मंथली पेंशन जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। अगर आप एनुअली बेसिस पे लेंगे तो कुछ 1 लाख रुपये के आसपास का आपको मिल जाएगा। तो जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि आपको पूरे जीवन भर के लिए एक मंथली पेंशन जो है वो 6-7 हज़ार रुपये का मिल जाएगा, तो 6-7 हज़ार रुपये मैंने एक मिनिमम लेवल मान के मैं चल रहा हूँ कि इतना तो कम से कम मिलेगा ही, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 से 8 हज़ार रुपये मिल सकता है। तो इन तीनों स्कीमों का जो हिसाब किताब है वो क्लियर है आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, है ना। चलिए, तो ये 3 तो हो गया। अब बात करते हैं सरल जीवन बीमा पॉलिसी की, ठीक है। तो इस वीडियो में ना मैं LIC की जो सरल जीवन बीमा पॉलिसी है उसकी बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर भी चैनल पे एक वीडियो बनी हुई है, अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो सरल जीवन बीमा पॉलिसी है ना, ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, ठीक है। तो इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, सिर्फ डेथ बेनिफिट ही है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि आप ना 10 लाख रुपए का एक सरल जीवन बीमा जो पॉलिसी है वो परचेज कर ले। अच्छा, सरल जीवन बीमा पॉलिसी मैं इसलिए भी कह रहा हूँ बिकॉज ये जो टर्म इंश्योरेंस है ना, ईजिली मिल जाएगा आपको। बाकी अगर टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए जाएंगे तो बहुत से टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, हो सकता है आप एलिजिबल, आपको पॉलिसी मिले ही ना, लेकिन ये वाली पॉलिसी आराम से मिल जाएगी, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सजेस्ट किया है। तो ये जो 10 लाख रुपए की आपको सरल जीवन बीमा पॉलिसी आपको ख़रीदनी है, और इसका जो बेनिफिट कब मिलेगा, जब पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाएगी तो उस टाइम पर ही उसके परिवार को जो 10 लाख रुपए की एक रकम है वो मिल जाएगी। अच्छा, इसका मंथली प्रीमियम कितना जाएगा? इसका मंथली प्रीमियम जाएगा, अगर 25 साल के लिए लेते हैं, मान लो एक 30 या 35 वर्ष के एक व्यक्ति हैं, तो मान के चलते कि उन्होंने 25 साल के लिए वाली पॉलिसी खरीद ली, मतलब कि 55 से 60 के आसपास की उम्र तक के लिए वो कवर चाहते हैं अपने इंश्योरेंस, और जनरली उसके बाद चाहिए भी नहीं होती है, क्योंकि 55 से 60 तक ही आप जनरली आदमी कमाता है, उसके बाद तो आदमी कमाता नहीं है, उसके बाद उसके बच्चे लायक हो ही जाते हैं, तो परिवार जो है वो आराम से मैनेज हो ही सकता है, उनके रहने पे भी और उनके ना रहने पे भी, है ना। तो इसलिए मान के चलते कि 25 साल के लिए अगर वो इंश्योरेंस खरीदेंगे, तो मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बताऊंगा आपको, बिकॉज टर्म इंश्योरेंस है तो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, बट 400 से 500 रुपये के बीच में आपको एक जो क्या कहते हैं मंथली प्रीमियम में ये 10 लाख रुपये का जो सरल जीवन बीमा पॉलिसी है ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि भाई आप तो कह रहे थे कि महीने का सिर्फ 3,000 यानी कि रोज़ का सिर्फ 100 रुपये, अब अगर हम इस खर्चे को भी ऐड कर देंगे इस अपने 3,000 में, तो 3,500 रुपये महीना हो जाएगा, मतलब कि ये तो कुछ हो गया हमारा कुछ लगभग 120 रुपये के आसपास हो गया रोज़ का, बट आप तो कह रहे थे स्टार्टिंग में 100 रुपये। तो देखिए मुझे पता है, बट यहाँ पे आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि जो ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड और जो म्यूचुअल फंड है ये तो 15वें साल में ही ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं करना आपको, यानी कि आखिरी के जो 15 साल होंगे उसमें तो 2,000 रुपये का खर्चा आपका बच गया ना। तो अगर स्टार्टिंग से आप 550 रुपये के आसपास मान के चलो, अगर आप एक्स्ट्रा भर भी रहे हो तो फिर अगले जो 15 साल है उसमें आपकी 1,500 रुपये की एक्स्ट्रा बचत भी तो हो जाएगी ना। सॉरी, 1,500 कह रहा हूँ, मतलब वो 2,000 रुपये जो आप एक्स्ट्रा भर रहे थे तो उसकी भी तो बचत हो जाएगी ना। तो जब आप बैलेंस करके देखोगे तो ये इसी के आसपास बनेगा, मतलब इनफैक्ट ना मैं आपको एग्जैक्टली भी अगर बताऊँ तो ये जब आप पूरा 30 साल का एवरेज निकालोगे तो रोज़ का 80 रुपये ही बनेगा, ये 80 रुपये के आसपास ही बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा ज़रूर लगेगा आपको, बट जब आप ओवरऑल बेसिस पे पूरे 30 साल के टर्म पीरियड के दौरान देखोगे तो ये 100 रुपये से भी कम का आएगा पर डे का, ठीक है। तो इसलिए मैंने 100 रुपये तक का ही जिक्र किया। अच्छा, यहाँ एक बात और कहूँगा कि ये जो सरल जीवन बीमा पॉलिसी है ना, ये आप और भी कंपनियों से खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको LIC से ही परचेज़ करना है। मैंने तो प्रीमियम कैलकुलेट करना था मेरे को, तो मैंने LIC की उस पर ही किया था, तो ये उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी ये एक उसको कहते हैं ना, एक स्टैंडर्डाइज टाइप पॉलिसी है जो आप किसी भी कंपनी से खरीद सकते हैं। कंपनी टू कंपनी जो प्रीमियम का अमाउंट है वो भी डिफर करेगा। LIC में थोड़ा महंगा होता है, बाकी अगर किसी कंपनी से आप खरीदेंगे तो हो सकता है थोड़ा सस्ते में भी आपको ये पॉलिसी मिल जाए। तो अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आप रोज़ का 100 रुपये बचा के अपने बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा है उसे कुछ हद तक निपटा सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद महीने का 7 से 8 हज़ार रुपये या 6 से 7 हज़ार रुपये का जो मंथली पेंशन है उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। प्लस आपके बैंक अकाउंट में रिटायरमेंट के बाद 5 से 6 लाख रुपये की एक रकम भी हो सकती है, और प्लस जब तक आप कमा रहे हैं, जब तक आपका परिवार आर्थिक रूप से आपके ऊपर निर्भर है, तो उस दौरान में अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आपके परिवार को जो 10 लाख रुपए की लगभग की एक रकम है इंश्योरेंस क्लेम के रूप में, वो भी कैसे मिल सकती है, इस बात को अब आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, अब ना लगभग जितनी भी बातें मुझे बतानी थी वो तो सारी ख़त्म हो ही चुकी हैं, कुछ ऐसा खास रह नहीं गया डिस्कस करने के लिए। लेकिन एक बात है जो कि आप सभी के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के वो बोलना शुरू कर देंगे।
तो इसलिए मुझे लगा कि वो जो बात है वो आप सभी के साथ ज़रूर मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए। उसके वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, तो मैं एडवांस में सॉरी कह देता हूँ आपको। बात ये है कि कई सारे लोग ना भी नीचे कमेंट सेक्शन में आएंगे और बोलेंगे कि इतने साल के बाद इतने से पैसे मिल भी गए तो क्या ही होगा, उस ज़माने में इतनी महंगाई होगी, इन पैसों से क्या ही हो जाएगा। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगा छोटी सी कि भाई देखिए, अगर ना आप ज़्यादा पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल सा रूल है कि आप पहले तो ज़्यादा पैसे कमाइए, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए और फिर आप जितने पैसे चाहते हैं आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, आप समझ गए इस बात को। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा इनकम नहीं है, आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे, आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते और आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में तो आपको यही काम करना पड़ेगा। और अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो फिर ठीक है, आप वो पैसे कहीं भी मत लगाइए, आप घर में रख लीजिए या फिर अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में रख लीजिए। और जब 30 साल पूरे हो जाएंगे ना, तो आप उन पैसों को निकालना और मार्केट में चले जाना, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फैसला है वो कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, तो बस मेरा यही छोटा सा जवाब है उन सभी के लिए। तो बस अब ये वीडियो फाइनली यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सके इसे शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके रख लें, और सब्सक्राइब करते टाइम जो नोटिफिकेशन बेल वाला बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँच जाए। और नीचे कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, जितना कुछ भी आप कहना चाहते हैं, जो भी भड़ास है वो नीचे निकाल दीजिए। तो बस आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।